नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसलिए तमाम रोचक तस्वीरें सामने आ रही हैं और हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। और मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक विनीत भारद्वाज भी हैं। जरा स्क्रीन पर ले आए मुकेश जी को। मुकेश जी, मेरा पहला एक सवाल आपसे होगा क्योंकि इस विषय पर बहुत पहले ही, आज से साल भर पहले ही हम लोगों ने बात की थी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, अगर उत्तराखंड को देवभूमि को बचाना है, वहां की संस्कार संस्कृति को बचाना है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। और अब जब मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बुलंद आवाज सामने रख दी है, क्या इसे कांग्रेस की मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिटेलिएशन माना जाए, उसके अगेंस्ट? बिल्कुल सही कहा आपने लावनी की। ये जो चीज़ें हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफ़ी दिन से चर्चा रही है और ये बीजेपी के कोर एजेंडा में ये शामिल है और केंद्र में जब सरकार मोदी की बनी थी तभी से इस बात पे भी चर्चा होने लगी थी। और आज जो पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, मुझे लगता है बिल्कुल इसी तरफ बढ़ाया और बिल्कुल साफ साफ कहा है उन्होंने। शादी में, तलाक में, ज़मीन में और उत्तराधिकार की जो भी कानून है, आर्टिकल 44 में जो भी प्रावधान है, उसी आलोक में, संविधान के आर्टिकल 44 के आलोक में इस कानून को बनाया जाएगा। और पहले कमेटी गठित करने की बात कही है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की जो बात कही थी कांग्रेस ने शुरुआती दौर में, एक तरह से कहें चुनाव को पहले दिन से ही हिंदू और मुसलमान करने का और राजनीतिक तौर पर हिंदू और मुसलमान में इस चुनाव को जो बांटने की कोशिश की थी, उसी का एक जवाब है, करारा जवाब है। और पुष्कर सिंह धामी ने जो जवाब दिया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता, और मुझे लगता है केवल उत्तराखंड की जनता ही नहीं, जितने पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं लावनी, उन 5 राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के ये अकेले का डिसीजन नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वो चुनाव में कहें। ये निश्चित तौर पे केंद्रीय राजनीति का एजेंडा का एक हिस्सा है जिसे पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है उत्तराखंड के चुनाव में। और आने वाले दिनों में जो है, जो उत्तर प्रदेश के जो दूसरे फेजेज के चुनाव बचे हुए, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ विनीत भारद्वाज है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम यहाँ पे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या रिपोर्ट है? चूंकि आज शाम 5 बजे जो है लावनी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और सुबह से जो वातावरण में जो नमी थी, जो ठंडक थी, वो चुनाव प्रचार की गर्मी से बिल्कुल बदल चुका है और आपको चुनाव प्रचार की गर्मी यहाँ पर साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। विनीत भारद्वाज क्या कहते हैं, चूंकि लोकल हैं यहाँ पे और यहाँ की राजनीति पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या कहना है इनका? इन्हीं से बात करते हैं लावनी। विनीत जी, ये जो 11 विधानसभा हैं यहाँ हरिद्वार जिले में, 11 विधानसभा की पूरी, मैं चाहूँगा कि राजनीतिक समीकरण क्या है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे, आप बताएं। यहाँ पे जो पूर्व में 11 विधानसभा थी, उनमें से पहले बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। किसान आंदोलन का कुछ 1-2 विधानसभाओं में फर्क पड़ता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ हैं मोदी जी की और अमित शाह जी की, उसको देखते हुए सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति जो इस संगठन की रीति नीति रहने वाली है, उससे काफ़ी कुछ डैमेज पूरा होता हुआ मुझे लग रहा है कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। आप जबरेड़ा विधानसभा की बात करें या लगी हुई साथ में मंगलौर विधानसभा की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के परिदृश्य से कांग्रेस के कैंडिडेट स्वतः ही उस परिदृश्य से हट गए हैं और कहीं भी वो उन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ सीधी फाइट में नहीं आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत कम समय में अपनी नेतृत्व क्षमता का बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया है। सब लोगों को साथ लेके चलने की उनकी नीति रही है। जो आपने कहा कि सीधी फाइट में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन रुड़की विधानसभा में जब हम थे वहाँ पर, तो वहाँ तो मुझे जो, चूंकि मैंने 2 दिन बिताए हैं वहाँ पर, जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली, वहाँ तो सीधी टक्कर मुझे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। देखिए सर, ऐसा देखने में आता है, लेकिन अब एक तो जाति आधारित और पंथ आधारित राजनीति लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब सब लोग सोचते हैं, वो हर चीज़ को समझना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब रुड़की विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, गाहे बगाहे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पूर्व मेयर रहे हैं यशपाल लाना जी, उनके ऊपर गुंडई के आरोप लगते रहे हैं और वैसे भी वो दबंग छवि के हैं। इधर देखा जाए तो उनके कुछ पूर्व में जो उन्होंने कुछ कार्य किए हैं कांग्रेस सरकार ने, अभी पीछे के दिनों में आपने सुना होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। देवभूमि में प्रवेश द्वार मंगलौर विधानसभा का है, वहाँ पे स्लॉटर हाउस बनाने की बात करी जा रही है कांग्रेस सरकार। और उन लोगों के जो नेता हैं
वो कहीं ना कहीं उस समय चुप खड़े रह जाते हैं जब देवभूमि के अधिकारों की हनन की बात होती है, मान बिंदुओं की रक्षार्थ कोई बात होती है, तो वो उनका कोई जो स्टैंड दिखाई नहीं पड़ता है। मंगलौर में ही अभी और दूसरा पुष्कर धामी जी ने आज एक बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये फैक्टर बहुत बड़ा काम करने वाला है। समान नागरिक संहिता के ऊपर उन्होंने बोला है कि वो ड्राफ्ट उसका बनाने वाले हैं और कमेटी के बीच में रखेंगे, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में इस चीज़ का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। 11 विधानसभाओं में कितनी विधानसभाएं आपको लगता है जो बीजेपी के पक्ष में रहेगी और दूसरी पार्टियों के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में आम आदमी पार्टी की दावेदारी को किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी तो खाली इस समय अपनी उपस्थिति उत्तराखंड में दर्ज करवाने की असफल प्रयास में मुझे दिखाई पड़ती है। मंगलौर सीट पे या हरिद्वार ग्रामीण सीट पे कुछ एक मत उनको लगे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे एक आधी सीट निकाल ले जाए, यही रहने वाला है। तो ये जो लावनी 11 सीटों की बातचीत अभी हुई यहाँ पे, जो पहचान आम आदमी पार्टी करेंगे, कुछ सीटों पे करेंगे, वो प्रत्याशी बेस्ड पहचान है। यानी जो कैंडिडेट है जो कि कभी बीजेपी के साथ थे, जो कभी कांग्रेस के साथ थे और उनको टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो वहाँ से उनको कुछ वोट्स ज़रूर मिल रहे हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में है। और एक चीज़ और मैं लावनी आपको बताना चाहूँगा कि हिजाब का जो प्रकरण जो कर्नाटक से चला था वो अब उत्तराखंड में भी आ गया है और यहाँ भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजाब यहाँ के स्कूलों में जो है यूनिफॉर्म के तौर पे लागू होना चाहिए। तो ये एक जो खबर है जो कि कर्नाटक से निकल करके यहाँ पर उत्तराखंड में देवभूमि में, और देवभूमि को देख करके अभी मैं लावनी में पहले भी आता रहा हूँ देवभूमि, और पहले जो आता था आज से 10-15 साल पहले की जो स्थिति थी वो आपको और हमें पता नहीं चलता था कि देवभूमि में डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है। लेकिन अभी जो 70 और 30 की लड़ाई, 80 और 20 की लड़ाई जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी जो कह रहे थे, उत्तराखंड में उससे ज़्यादा खराब स्थिति है। 70 और 30 की लड़ाई है यहाँ पे, और आपको 30% की उपस्थिति, आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जाएं, किसी भी मार्केट में जाएं, किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाएं, आपको उनकी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज दिख जाएगी। और मुझे लगता है कि यही सब चीज़ों को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इंट्रोड्यूस किया है। और इस बार इस चुनाव में मुझे लगता है कि आज का जो उनका भाषण था, आज की जो उनकी सभा थी और उन्होंने जो आज कहा है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, परख रहे हैं। अब जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ी है, वहाँ पर ये आबादी बढ़ी है, निश्चित रूप से इसी कम्युनिटी के वोट बैंक को रिझाने के लिए कांग्रेस तरह तरह से शगुफे छोड़ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो जानी जाती है। लेकिन बीते दिनों जो आंकड़ा हम लोगों ने रखा और जो ग्राउंड से हमारे तमाम रिपोर्टर्स के माध्यम से उत्तराखंड से जो हमारे पास जानकारी मिली, आप स्वयं वहां पर हैं, कि ये जो 30% का आपने आंकड़ा कहा है, ये 30% कहीं ना कहीं से 70% पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से अगर हम सहसपुर जैसे विधानसभा सीटों की तरफ, अगर हम उन क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड में 60 पार, क्या ये पॉसिबिलिटी है? 60 पार की पॉसिबिलिटी बनती है अगर सहसपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में, हरिद्वार जैसे विधानसभा क्षेत्रों में हम देख रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से मुस्लिम डेमोग्राफी बढ़ी है, ऐसी परिस्थिति में? मुकेश जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लावनी डेमोग्राफी बढ़ी है और वो उपस्थिति भी नजर आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि मुस्लिम महिलाओं का समर्थन जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भी एक तरीके से आप कहें कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में जाएगा। अगर तलाक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसका सीधा फायदा जो है मुस्लिम की महिलाओं को मिलेगा और मुस्लिम औरतों को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जो युवा है मुसलमान के, उनको भी लागू फ़ायदा इसका होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं या मुस्लिम की राजनीति या मुस्लिम का जो नेता जो भी यहाँ पे है, पॉलिटिकली का है या सामाजिक तौर पे, वो ये नहीं चाहते कि अपने कम्युनिटी को वो फ़ायदा तक पहुँचाएं, अपनी कम्युनिटी तक जो मोदी सरकार या योगी सरकार या पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदे दे रही हैं वो फ़ायदा उन तक नहीं पहुँचे। अगर उन तक पहुँचेगा तो उनकी जो राजनीति, जो जात पात के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पे जो उनकी राजनीति चल रही है, वो राजनीति उनकी नहीं चलेगी। मैं मैंगलोर विधानसभा के पास ही हूँ और कल मैं उस क्षेत्र में गया था। मैं वहाँ के बारे में आपको लावनी बताऊँ कि
वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो इतना चेंज हो चुका है, इतना बदल चुका है कि 51-49 की स्थिति वहाँ पर हो गई है। और वहाँ पर दिन दहाड़े वहाँ पर गुंडई इतनी है 30% 49% वालों की, कि दिन दहाड़े वहाँ पर लफ्ज़ जिहाद के वहाँ पे 5-5 मामले हैं, लेकिन कोई भी मामला सामने नहीं आता। दबंगई इतनी कि थाने तक में मामले को दर्ज नहीं करने दिया जाता है। एक मामला बेंगलोर में ऐसा है जिसमें पलायन करने के लिए एक परिवार जो है मजबूर हो गया था, उसने अपने घर पे जो है पलायन करने की बात, मकान बेचने की बात लिखी थी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, उस प्रशासन ने उस बच्चे पे, उस लड़के पे, उस परिवार पे इतना दबाव डाला वहाँ की, उसके बाद से सारी चीज़ें वो बंद हो गई और वो जो है अभी चुपचाप घर में रहने को मजबूर है। वो चीज़ वो नहीं दिखा पा रहा है जो चीज़ वो चाह रहा है, और उसके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। मैं उससे 2 दिन से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसे हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया के सामने भी नहीं आने दिया जा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मैं वहां पर जाने करके मिल करके ये स्टोरी करने के पक्ष में था कि मैं स्टोरी करूं, उनसे जानूं, लेकिन ये जो आसपास के लोग बताते हैं, लेकिन कैमरा पे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो स्थिति मैंगलोर विधानसभा की है, वहां की स्थिति बहुत ही भयावह है। गौकशी जो है वहां कहिए जो रोज का मसला है, और हिंदुओं के घर के पीछे में, मंदिरों के पीछे में गौकशी की जाती है, और वहां से जो गंदगी है उस गंदगियों को फेंका जाता है हिंदुओं के घरों में। वहां जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, जो आपको दिल्ली में बैठ करके या देहरादून में बैठ करके लोगों को पता नहीं चलेगा। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और यहाँ का जो स्थानीय मुस्लिम समाज है, वो इन चीजों पे इतनी दबा गई, और यहाँ का विधायक का उनको संरक्षण प्राप्त है, वो किसी भी चीज को बाहर निकलने नहीं देता है। थाने उसके बिल्कुल कहें जो मुट्ठी में है, थानेदार उनकी मुट्ठी में है, और थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। और जो भी हादसा इस तरीके का होता है, उसका पूरा फैसला जो है, जो मुस्लिम विधायक है यहाँ कांग्रेस का, उसके घर पे होता है। अगर आप उसके विपक्ष में या उसके खिलाफ अगर कुछ कहते हैं, तो आपके साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, और इसके लिए प्रशासन आपको किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता है, क्योंकि प्रशासन उस समाज, उस मुसलमान विधायक के सामने जो है पंगु बना हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रशासन का हमने कल भी रवैया इसीलिए देखा कि कांग्रेस के तमाम जो मुस्लिम विधायक हैं या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी दबंगई के आगे प्रशासन पूरी तरह से निराश हो जाता है, उसके हाथ पैर दब जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है, मुकेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार जो 5 राज्यों की हम बात करें, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें, तो मुस्लिम वोटर्स अब कहे जा रहे हैं बढ़ती हुई डेमोग्राफी किंग मेकर का काम करने वाली है। और बीते दिनों जो सर्वे हम लोगों ने कराया, उसमें यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि अब मुस्लिम समाज मुस्लिम चेहरे को ही, मुस्लिम नाम को ही अपने नेता के रूप में देखना चाहता है। लेकिन अगर हम यहां पर बीजेपी की फहरिस्त को देखते हैं, तो थोड़ा सा उस कैटेगरी में बीजेपी फिट नहीं होती है। कांग्रेस हालांकि फिट होते हुए नजर आती है, आम आदमी पार्टी ने भी कुछ हद तक कोशिश की है। तो क्या इसका कोई नफा नुकसान नजर आता है आपको बीजेपी के पक्ष या विपक्ष के पक्ष में? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो चेंजेज है, ये चेंजेज उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। जो गजवाए हिंद पे हम लोग बात करते थे, या जो यूपीएससी जिहाद के दौरान जिस रिसर्च को हम लोगों ने दिखाया था, वो उसी रिसर्च को यहाँ पर धरातल पे मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ चेंज है। और ये जो मैंगलोर जो विधानसभा है, ये इसका एक उदाहरण बन सकता है। आपने जो कही कि मुसलमान अब अपना नेता मुसलमान ही चुनते हैं, बिल्कुल ये उनके पार्ट का हिस्सा है। जब वो कम होते हैं, जो वो 10% 12% होते हैं, तो उनका नेता जो है कोई हिंदू कम्युनिटी से होता है, कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होता है। लेकिन जैसे ही उनकी आबादी 30% के आसपास, 30% के आस से आगे निकलती है, तो वो अपना नेता अपनी कम्युनिटी से वो चुनते हैं। और वो चीज़ आप यहाँ पर मैंगलोर विधानसभा में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नेता है, बिहार में लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के नेता हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी स्थिति डेमोग्राफी उतनी चेंज नहीं हुई है। लेकिन जिन छोटी छोटी जगहों में ये डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहाँ पर उस कम्युनिटी का नेता उसी कम्युनिटी से आता है, और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो एक क्लियर डिवीजन जो है, ये क्लियर डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है। और कांग्रेस चुन चुन के उन जगहों पे, उन विधानसभा पे जहाँ पर उनकी आबादी 30% और 25% से ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हुई उन्होंने उतारा है। और इस पूरी जो डेमोग्राफी चेंज करने की जो रणनीति है, इस रणनीति का हिस्सा कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उत्तराखंड में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं से रणनीति फिट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, तो आवाज निकली है, दूर तलक जाएगी ही। थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनीत भारद्वाज जी भी आपके साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।